Apoptosis. Apoptosis is a process of programmed cell death. It is a Greek word. Apo means from and tosis means falling off. It is a process which is unique to animal cell and it is an orchestrated sequence of events which finally lead to death of the cell. It is not only necessary for the death of the cell. Apoptosis एक जेनेटिकली प्रोग्राम मैकेनिज्म है सेल डेथ का जो कि सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. Apoptosis is well marked by defined sequence of morphological changes such as cell shrinkage. One of the defined change जो हम नोटिस करते हैं apoptosis के वक्त वो है cell shrinkage. Chromatin condensation. Chromatin condensation जिसको हम जनरली पिग्नोसिस भी कहते हैं. न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है सच एज डीएनए एंड आरएनए वो फ्रेगमेंट हो जाता है एंड उसे हम कैरियोहेक्सिस कहते हैं. इसका एक रिजल्ट हमें ये देखने को मिलता है जब हम डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं. डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस के वक्त क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल फ्रेगमेंट हो चुका है सो वी ऑब्जर्व डीएनए लैडरिंग. डीएनए लैडरिंग small fragments of the nuclear material are arranged in the form of ladder. Next change we observe is a blabbing. Blabbing of the plasma membrane. Blabbing of the plasma membrane means if this is a cell, after some time, if it is undergoing apoptosis, तो हमें देखने को मिलेगा कि plasma membrane के ऊपर bulges like projection आने लगते हैं या फिर blister like appearance हो जाती है जिसे हम कह रहे हैं blabbing. The most important change is the formation of apoptotic vesicles. ये change important है because apoptosis का major जो defined characteristic change है या फिर marked event है वो है there is no inflammation because all the cellular contents which are degraded are not released into the interstitial surroundings and they are packed or they are retained within these apoptotic vesicles. These apoptotic vesicles are taken up by the phagocytic cells. Okay, and phagocytic cells, after engulfing these apoptotic bodies, the cytoplasmic contents are degraded in these phagocytic cells by the lysosomes. So, because जो सेलुलर कंटेंट है वो इंटरस्टिशियल सराउंडिंग फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल नेबरिंग टिश्यूज एंड सेल्स में स्प्रेड नहीं हुआ है इसलिए हमें नो इन्फ्लेमेशन देखने को नहीं मिलता है. हमें इन्फ्लेमेशन देखने को नहीं मिलता है. इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इज एब्सेंट इन apoptosis. If we talk about one of the most important chemical change in the apoptotic cell, so it is PS externalization. What is PS externalization? PS means phosphatidylserine. Phosphatidylserine जैसे कि हमें पता है एक फॉस्फोलिपिड है जो कि जनरली एंड एक्सक्लूसिवली बाइलिपिड लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. उसके इनर लीफलेट में फॉस्फेटिडाइलसेरीन प्रेजेंट होता है विच इज टुवर्ड द साइटोप्लाज्म. बट जो सेल अपॉप्टोसिस अंडरगो करने वाली है उसका फॉस्फेटिडाइलसेरीन फ्लिप आउट हो जाता है, एक्सटर्नलाइज हो जाता है टू द आउटर लीफलेट और टुवर्ड द एक्सोप्लाज्मिक साइड और वो सर्व करता है वहां पे मार्कर की तरह. सो पीएस एक्सटर्नलाइजेशन और फॉस्फेटिडाइलसेरीन एक्सटर्नलाइजेशन भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है अपॉप्टोसिस का. जैसे कि हमने डिस्कस किया था देयर इज नो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन. सो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन क्यों नहीं होती है? इसके 3 रीजंस हैं. बिकॉज ऑल द सेलुलर कंटेंट reside in this apoptotic vesicles and it is not released in the surrounding interstitial tissue. Surrounding interstitial tissue में कोई भी cellular content release नहीं होता है
एंड इसलिए हमें इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता है। सेकेंड रीजन इज जो अपॉप्टोटिक वेसिकल्स होती हैं वो फैगोसाइटोसिस हो जाता है उनका बाय दी फैगोसाइटिक सेल्स सच एज नेचुरल किलर सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। So these cells phagocytize the apoptotic vesicle and now जो सेलुलर कंटेंट है वो फैगोसाइटिक सेल्स के अंदर ही डिग्रेड होंगे बाय लाइसोसोम्स जो कि फैगोसाइटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। और जो एनगल्फिंग सेल्स है जो कि फैगोसाइटिक सेल्स है वो भी कोई एंटी इंफ्लेमेटरी साइटोकाइंस नहीं बनाती है। So these are the three main reason कि अपोप्टोसिस में इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्यों एब्सेंट होता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर हम बात करें वो होता है कि अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में क्या डिफरेंस है। अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस both are the type of cell death. The difference is apoptosis is a genetically programmed cell death, but necrosis it is unprogrammed cell death, which is due to cell injury, pathological effect. But apoptosis is a natural physiological process and it is a predefined cellular suicide. Apoptosis involves cell shrinkage, whereas necrosis involves cell swelling. Necrosis में cell swelling क्यों होती है? Why does it happen? Because there is an inflammatory response in the necrosis. In apoptosis, there is no inflammation because इसमें apoptotic vesicles बनती है, and necrosis, there is an inflammation because all the cellular content is released in the interstitial tissue. Apoptosis में हमें क्रोमेटिन कंडेंसेशन देखने को मिलता है जिसे हम पिक्नोसिस भी कहते हैं, and nuclear fragmentation, which is also called as karyohexis. In necrosis, we observe pycnosis, karyohexis, and karyolysis of the nucleus. In apoptosis, there is membrane blabbing, जैसे कि हमने बात की थी, membrane के ऊपर bulges आ जाना, blister-like appearance होना, and apoptotic bodies का बनना जो कि बहुत जरूरी है apoptosis के लिए. Necrosis, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन हो जाता है जिससे कि सारे सेलुलर कंटेंट्स आर रिलीज्ड विद इन द इंटरस्टिशियल सराउंडिंग टिश्यू एंड causes inflammatory response. Apoptotic bodies are phagocytized by these macrophages and are degraded within the lysosome. Apoptosis is a caspase dependent pathway and one of the change in necrosis is increased in humans increased eosinophilia, accumulation of myelin sheath figures which indicate necrosis response. So these are the major changes we observe in the apoptosis and necrosis. This is the schematic representation of an apoptotic process and a necrosis process. You can clearly see the difference. In apoptosis, there is condensation of chromatin and membrane blabbing. You can see here the bulges in the plasma membrane, whereas in necrosis, breakdown of the plasma membrane occurs, which deletes all the cellular content. We also observe cellular fragmentation in apoptosis and formation of apoptotic bodies. But in necrosis, there is no fragmentation and all the cellular content are leaked outside the interstitial tissue, which causes inflammatory response. Finally, in apoptosis, these apoptotic vesicles are phagocytized by these phagocytic cells. So there is no inflammatory response. One more thing you can observe is here there is cell shrinkage in apoptosis, whereas in necrosis there is cell swelling. If we move forward, you can here see the difference clearly.
between necrosis and apoptosis? Mechanism of apoptosis. As I told you, apoptosis एक genetically programmed cell death है. ये एक orchestrated sequence of events है जो कि बहुत highly regulated होते हैं and they are mediated by enzymes. Those enzymes are called caspases. It is an energy dependent event which is a cascade, or you can say a sequential series of events which take place and finally lead to the death of the cell. Now, caspases. Caspases वो एंजाइम है जो कि apoptosis के लिए बहुत ज़्यादा important है. Caspases are cysteine aspartate specific proteases, which means in these enzyme catalytic center पे cysteine present होता है and we are calling them aspartate specific. Why? Because ये cleave करते हैं on specific aspartate residues toward the C terminal. What you need to remember, the cleave towards the C terminal at aspartate residues. So they are involved in both apoptotic and non-apoptotic cell death, and they are responsible for tumor suppression, differentiation, survival and development. Caspases को हम proteases भी कह सकते हैं because selective cleavage करवा रहे हैं in the proteins. So if we talk about type of caspases, as I told you, caspases are involved in both apoptotic and non-apoptotic cell death. So there are apoptotic caspases and inflammatory caspases. Apoptosis caspases के example है 2, 3, 7, 8, 9, 10. And inflammatory caspases के example है 1, 4, 5, 11, 12. Inflammatory caspases के further ये जो यूज आती है ये नॉन अपॉप्टोटिक सेल डेथ में यूज आती है, और जो अपॉप्टोटिक कैस्पेसेस हैं वो इनिशिएटर कैस्पेसेस एंड एग्जीक्यूशनर कैस्पेसेस होते हैं. एग्जीक्यूशनर कैस्पेसेस को हम इफेक्टर कैस्पेसेस भी कहते हैं. नाउ इनका रोल क्या है? इनिशिएटर कैस्पेसेस आर द वंस व्हिच एक्टिवेट द इफेक्टर कैस्पेसेस. इनिशिएटर कैस्पेसेस के एग्जांपल हैं 2, 8, 9 एंड 10. और इफेक्टर कैस्पेसेस के एग्जांपल है 3, 6 एंड 7. जो कैस्पेसेस है इनिशियली वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं विद इन द सेल, जिन्हें हम कहते हैं प्रोकैस्पेसेस. ये मोनोमेरिक फॉर्म में होते हैं तो इनएक्टिव होते हैं. जब ये डायमेरिक फॉर्म में आते हैं तो ये एक्टिव होते हैं एंड इनिशिएटर कैस्पेसेस एक्टिव हो जाते हैं. होता क्या है, जब मोनोमेरिक फॉर्म में एक प्रोकैस्पेस है वो इनएक्टिव है, फाइनली वो डाइमराइज होगा और क्या बनाएगा? एक्टिव कैस्पेस. ये होता है इन द केस ऑफ इनिशिएटर कैस्पेसेस. अब जो इनिशिएटर कैस्पेस है एक्टिव होने के बाद एक्टिव करता है एग्जीक्यूशनर कैस्पेसेस को. एग्जीक्यूशनर कैस्पेसेस एक्टिवेट होते हैं बाय क्लीवेज. नाउ क्लीवेज कौन कर रहा है? इनिशिएटर कैस्पेसेस की. सो in the further slides, we are going to observe that how initiator caspases are activating effector caspases and they are driving the process of apoptosis. Now, one of the major proteins which is responsible for apoptosis and plays a very important role is adapter proteins. Now, what are adapter proteins? Adapter proteins facilitate कराते हैं dimerization of monomeric procaspases. जो मोनोमेरिक प्रोकैस्पेसेस हैं वो डायमराइज कैसे हो रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ अडेप्टर प्रोटीन्स. जो अडेप्टर प्रोटीन्स है वो बाइंड होते हैं स्पेसिफिक प्रोडोमेन में. हर प्रोकैस्पेस के पास, जो कि मोनोमेरिक प्रोकैस्पेस है, उसके पास एक डोमेन होता है. ये जो डोमेन होता है ये रिक्रूट करता है अडेप्टर प्रोटीन को. सपोज ये एक अडेप्टर प्रोटीन है. अडेप्टर प्रोटीन के पास दो डोमेन है, दैट डोमेन एंड दैट इफेक्टर डोमेन.
जो डेथ डोमेन और डेथ इफेक्टर डोमेन है वो रिक्रूट करते हैं प्रोकैस्पेसिस को और ये लीड करते हैं डैमराइजेशन के लिए। हम देखेंगे फर्दर प्रोसेस में कि कैसे डैमराइजेशन हो रहा है एंड फर्दर इफेक्टर कैस्पेसिस एक्टिव हो रहे हैं जिसके कारण अपोप्टोसिस हो रहा है। Now, there are two types of apoptotic pathways, extrinsic or death receptor pathway and intrinsic or mitochondrial pathway. अगर हम extrinsic apoptotic pathway की बात करें, so it is defined by an extracellular signal. सेल को एक extracellular signal मिलता है जिससे कि वो induce हो जाती है for apoptosis. जो सिग्नल है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि any pathogen, any receptor which is inducing a cell for apoptosis. So the cell is specialized to undergo apoptosis. Now, एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बाइंड करते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर के पास। जो सेल है उसके पास होता है डेथ रिसेप्टर। सेल के ऊपर डेथ रिसेप्टर है, इस डेथ रिसेप्टर के ऊपर स्पेशलाइज मॉलिक्यूल आके बाइंड करेंगे और इन मॉलिक्यूल जो ये एक्स्ट्रासेलुलर मॉलिक्यूल जब बाइंड करेंगे तो इंडक्शन होगा अपोप्टोसिस का। वन ऑफ द एग्जांपल इज ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल इज फास्ट लिगेंड, जिसे हम CD95 और एपो1 भी कहते हैं। ये TNF रिसेप्टर फैमिली का मेंबर है जिसे कहते हैं हम ट्यूमर नेक्रोसिस फैमिली, ठीक है, और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर फैमिली कहते हैं हम इसे। जो फास्ट लिगेंड है उसे हम बोलते हैं फैटी एसिड सिंथेटेस लिगेंड। तो द फास्ट लिगेंड आता है और बाइंड करता है डेथ रिसेप्टर के साथ, ठीक है। ये एक होमोट्राइमेरिक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जो कि नेचुरल किलर सेल और साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट में बनता है। जब इसका इंट्रैक्शन होता है फास्ट का और फास्ट लिगेंड का तो ट्रिगर होता है अपोप्टोसिस। नाउ फास्ट लिगेंड क्या है? वो एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल जो कि बाहर से आ रहा है, और फास्ट क्या है? एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि लिगेंड को रिसीव कर रहा है, ठीक है। ये जब इनका इंट्रैक्शन हुआ तो रिक्रूटमेंट होता है अडेप्टर प्रोटीन का। जब अडेप्टर प्रोटीन का रिक्रूटमेंट होता है तो वो रिक्रूट करते हैं प्रोकैस्पेसिस को। हमने बात की थी अडेप्टर प्रोटीन वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द डायमराइजेशन ऑफ द प्रोकैस्पेस, सो ताकि वो एक्टिव इनिशिएटर कैस्पेसिस बना सके। एक बार जब अडेप्टर प्रोटीन, जिसे हमने एक्सट्रिंसिक पाथवे में FADD कहा है, फास्ट एसोसिएटेड प्रोटीन विद दैट डोमेन, वो रिक्रूट हो जाए तो फिर वो प्रोकैस्पेस को रिक्रूट करता है। जो FADD है उसके पास दो डोमेन है, डेथ डोमेन एंड डेथ इफेक्टर डोमेन। हमने ऊपर देखा था कि ये जो डेथ इफेक्टर डोमेन है ये रिक्रूट करता है प्रोकैस्पेस को। पर समझने वाली बात ये है कि एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे में दोनों में ही अलग अलग अडेप्टर प्रोटीन यूज होते हैं। हम देखेंगे इन इंट्रिंसिक पाथवे देयर इज एन अडेप्टर प्रोटीन कॉल्ड APAF, और एक्सट्रिंसिक पाथवे में हम FADD यूज कर रहे हैं जिसका फुल फॉर्म है फास्ट एसोसिएटेड प्रोटीन विद डेथ डोमेन। जब इंट्रैक्शन हुआ फास्ट लिगेंड का तो उससे रिक्रूट हुए अडेप्टर प्रोटीन्स, ठीक है। अडेप्टर प्रोटीन में था डेथ डोमेन एंड डेथ इफेक्टर डोमेन। डेथ इफेक्टर डोमेन ने रिक्रूट किया प्रोकैस्पेस 8 को। हमने बात की थी इनिशिएटर कैस्पेस में कैस्पेस 8 की, जो कि एक इनिशिएटर कैस्पेस है, पर वो इनिशियली प्रोड्यूस होता है इनएक्टिव मोनोमेरिक फॉर्म में जिसे हम कह रहे हैं प्रोकैस्पेस 8। जब प्रोकैस्पेस 8 को इसने रिक्रूट किया वहां पे डायमराइजेशन होगा और डायमराइजेशन होने के बाद ये एक्टिवेटेड कैस्पेस 8 बन जाएगा। इनिशिएटर कैस्पेस का क्या फंक्शन था कि ये क्लीवेज करवाएगा इफेक्टर कैस्पेस का एंड इफेक्टर कैस्पेसेस को एक्टिवेट करेगा। नाउ व्हाट इज डिस्क कॉम्प्लेक्स? डिस्क कॉम्प्लेक्स एक है दैट इंड्यूसिंग सिग्नल कॉम्प्लेक्स जिसमें कि फेस
जो कि डेथ रिसेप्टर है, ट्राइमेरिक डेथ रिसेप्टर है सेल का ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, उसमें फास्ट लिगेंड जुड़ा हुआ है। उसके साथ में जुड़ा हुआ अडेप्टर प्रोटीन जिसमें कि दैट डोमेन एंड दैट इफेक्टर डोमेन है, FADD, फास्ट एसोसिएटेड प्रोटीन विद दैट डोमेन, एंड उसका रिक्रूट करा हुआ प्रोकेस्पेस 8। ये तीनों मिलके डेथ इंड्यूसिंग सिग्नल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे हम डिस्क कहते हैं। एक बार जब प्रोकेस्पेस 8 का एक्टिवेशन हो गया कैस्पेस 8 में डायमराइजेशन से, तो जो इनिशिएटर कैस्पेस 8 है वो क्लीवेज से एक्टिवेट करेगा एग्जीक्यूशनर कैस्पेसेस को, जो कि कैस्पेस 3 एंड 7 है, and it will lead to induction of the apoptosis. You may understand this well with this diagram. Now, if you look at the cell, this is a killer lymphocyte. Killer lymphocyte has a death ligand. It secretes a death signal, जिसे हमने क्या कहा था, FAS, fatty acid synthase ligand. And the cell which will be undergoing apoptosis, उसके ऊपर एक FAS death receptor है। ये डेथ रिसेप्टर का जब इंटरेक्शन होगा फास्ट लिगेंड से, तो FADD जो कि एक अडेप्टर प्रोटीन है उसका रिक्रूटमेंट होगा। इस अडेप्टर प्रोटीन के पास दैट डोमेन है एंड दैट इफेक्टर डोमेन है। ये अडेप्टर प्रोटीन रिक्रूट करेगा प्रोकैस्पेस 8 को, जो कि मोनोमेरिक इनएक्टिव इनिशिएटर कैस्पेस है। एंड इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, डिस्क। एंड डिस्क का क्या है, डेथ इंड्यूसिंग सिग्नल कॉम्प्लेक्स। प्रोकैस्पेस 8 का डायमराइजेशन होगा एंड इट विल फॉर्म द एक्टिव कैस्पेस 8. Active caspase 8 will cleave procaspase 3 and it will activate effector caspase, which is caspase 3, and finally induce apoptosis in the cell, leading to cell shrinkage, membrane glabbing, pycnosis, karyohexis, formation of apoptotic bodies, and finally phagocytosis and degradation of the cellular content without any inflammatory response. So this was the extrinsic pathway for apoptosis. Now, if we look at the intrinsic apoptotic pathway, here and the signal for the apoptosis is an intracellular death signal, which may be DNA damage, hypoxia conditions such as deprivation of oxygen, or any deprivation of growth factors. Okay, so it will lead to the intrinsic apoptotic pathway. It is also called mitochondrial apoptotic pathway. Now, what are the major changes which are associated with the intrinsic apoptotic pathway? The two major important hallmark changes are, first is mitochondrial outer membrane permeabilization. One of the most important thing you need to understand is the involvement of mitochondria in the intrinsic apoptotic pathway. माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में परमेबलाइजेशन होता है जिससे कि साइटोक्रोम सी का रिलीज होता है विद इन दी साइटोप्लाज्म, एंड क्योंकि बिकॉज outer membrane is permeabilized, so cytochrome C is released. Cytochrome C plays a very important role in the intrinsic apoptotic pathway. So these are the two major hallmark changes which are very important in the intrinsic apoptotic pathway. Now, apoptotic factors. Intrinsic apoptotic pathway is mediated by some factors. So there are pro-apoptotic factors and anti-apoptotic factors. Pro-apoptotic factors are involved in promotion of the apoptosis. They are promoting the apoptosis, but the factors which are against the apoptosis are responsible for inhibition of the apoptosis. Now, there are certain families in which these factors are categorized. First is the BH123 family, and second is the BH3 protein family. These two families are the pro-apoptotic. They are promoting the apoptosis. Now, what you need to do is you need to remember the examples, such as, तो BH123 फैमिली की एग्जाम्पल है बैक्स एंड बैक। ये दो एग्जाम्पल्स है जो कि
बहुत इंपॉर्टेंट है एमओएमपी के लिए। एमओएमपी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया आउटर मेम्ब्रेन परमेबिलाइजेशन। ये दो वो प्रोटीन है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन परमेबिलाइजेशन कराते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। सेकंड प्रोअपोप्टोटिक प्रोटीन फैमिली है BH3 ओनली प्रोटीन फैमिली, जिसके एग्जांपल है बैड, बिड, बिम, पूमा एंड नोक्सा। ये एक्टिवेट करते हैं BH123 फैमिली को एंड इनके हेल्प करते हैं इन परफॉर्मिंग इट देयर फंक्शन। बट जो एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर फैमिली है, जिसे हम BCL2 फैमिली कहते हैं जनरली, ये जो फैमिली है ये इनिबिट करती है अपोप्टोसिस को। एंड ये इनिबिट कैसे करती है? ये इनएक्टिवेट करती है प्रो अपोप्टोटिक फैक्टर्स को, ठीक है, एंड इनका फंक्शन करने से रोक देती है। नाउ मैंने भी आपको बताया कि जो बैक्स एंड बैक है ये प्रमोट करते हैं एमओएमपी को, एंड बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जो कि बहुत नीडेड हैं फॉर द अपोप्टोटिक प्रोसेस, इंट्रिंसिक अपोप्टोटिक प्रोसेस। BH3 प्रोटीन्स जो है, BH3 प्रोटीन कौन कौन से थे? हमने बात की थी बैड की, बिड की, पूमा की and noxa. So these are the proteins which are BH3 family proteins, and they are involved in the neutralization of the anti-apoptotic proteins. जो anti-apoptotic proteins है उनको ये न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उनका इनिबिशन रोक रहे हैं एंड एक्टिवेट कर रहे हैं बैक्स एंड बैक को, ठीक है। जब स्टिमुलाई नहीं होता है तो BCL2 जो कि एंटी अपॉप्टोटिक फैमिली है, वो वो क्या कर रही होती है? वो प्रोअपोप्टोटिक फैक्टर फैमिली को रोक देती है, ठीक है, और उनको ऑलिगोमराइज होने से रोकती है और वो अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते। पर जब स्टिमुलस होता है तो एंटीपोप्टोटिक प्रोटीन्स को रोक दिया जाता है। कौन रोक देता है? BH3 प्रोटीन्स। BH3 प्रोटीन कौन थी? बैड, बिड, पूमा, नोक्सा, जो हम इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं नीचे, ठीक है। अब जब BH1 BH1 to 3 प्रोटीन्स अब इनहिबिटेड ही नहीं है बाय एंटी अपॉप्टोटिक प्रोटीन्स, तो वो अपना बैक्स और बैक अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ दिस सिग्नल, इंट्रासेलुलर सिग्नल जो है वो इंड्यूस करेगा अपॉप्टोसिस को। उसके बाद में सेकंड होता है BH3 फैमिली का एक्टिवेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन किसका करेंगी? एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स का, BCL2 फैमिली का, एंड एक्टिवेट करेंगी बैक्स एंड बैक को। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? जो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स होते हैं वो ब्लॉक या फिर इनिबिट कर रहे होते हैं बैक्स एंड बैक को। So in normal condition, this is the situation. But when the signal is present, so BH3 family inhibit the BCL2 family. Now backs and back. जो बैक्स एंड बैक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया आउटर मेम्ब्रेन परमेबिलाइजेशन के लिए। सो ये पोल फॉर्म कर देते हैं इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आफ्टर पोल फॉर्मेशन साइटोक्रोम C is released within the cytosol. नाउ हमने बात की थी अडेप्टर प्रोटीन की। अडेप्टर प्रोटीन वो प्रोटीन है जो कि डोमेन्स कैरी करता है अपने अंदर और रिक्रूट करता है प्रोकैस्पेजेस को। पर अडेप्टर प्रोटीन APAF अपोप्टोसिस प्रोटीज एसोसिएटिंग फैक्टर, इसके जो डोमेन है वो तभी रिक्रूट कर पाएंगे अडेप्टर प्रोटीन को जब उसका डोमेन जो है वो एक्सपोज होगा। आफ्टर एक्सपोजर ऑफ द डोमेन ओनली इट विल able to recruit the adapter, sorry, प्रोकैस्पेजेस, एंड साइटोक्रोम C इसमें APAF की हेल्प करता है। जो साइटोक्रोम C है, यू कैन सी हियर द साइटोक्रोम C, वो इंटरेक्ट करता है विद द APAF1 and seven such type of complexes form in body called apoptosome in the cytosol. जहाँ पे साइटोक्रोम C जब बाइंड होता है APAF के साथ में तो उसका CARD डोमेन्स जो होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। CARD डोमेन्स है कैस्पेस रिक्रूटिंग डोमेन्स। जो कैस्पेस रिक्रूटिंग डोमेन्स है
वो एक्सपोज हो जाते हैं एंड कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है इन दी APAF1 अडेप्टर प्रोटीन 1, जिससे कि डोमेन जो है वो रिक्रूट कर पाते हैं प्रोकेस्पेस 9 को। इसलिए साइटोक्रोम सी का रिलीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोक्रोम सी तभी रिलीज हो पाता है जब मेम्ब्रेन परमेबलाइजेशन हो, पोर फॉर्म हो। तो उसके लिए इंट्रासेलुलर सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बैक्स एंड बैक को पोर फॉर्म करवा सके इन द माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन। जब प्रोकेस्पेस 9 रिक्रूट किए जाते हैं, उनका डायमराइजेशन होता है। सी हियर एक्टिवेशन बाय डायमराइजेशन एंड कैस्पेस 9 इनिशिएटर कैस्पेस जो है वो एक्टिव हो जाता है। इफेक्टर कैस्पेस एक्टिव होता है बाय क्लीवेज। प्रोकेस्पेस 3 का क्लीवेज होकर इफेक्टर कैस्पेस एक्टिव होता है एंड देन फाइनली इंडक्शन ऑफ द apoptosis effect. So this is the whole process of the intrinsic apoptotic pathway. For better visualization, we can also understand it by an schematic representation. In this diagram, you can see here an extrinsic lethal stimuli, which here, this is an fast ligand, which is secreted by any natural killer cell or T lymphocyte. This is received by the cell having a fast receptor or death receptor, fatty acid synthase receptor. It helps in recruitment. This interaction lead to recruitment of FADD, which is fast associated protein with that domain. Here, the domains recruit the inactive procaspase, procaspase 8. This whole complex is called as that inducing signal complex. After dimerization of these procaspases, initiator caspases, caspase 8 and 10 are activated. Initiator caspases activate effector caspases by cleavage and lead to the apoptosis. In intrinsic apoptotic pathway, intrinsic lethal stimuli is present, such as growth deprivation factor, hypoxia condition, which lead to activation of PH3 family protein, which were BAD, BIM, PUMA, NOXA. They neutralize the anti-apoptotic family, BCL2 family, and they inhibit their function of inhibition of DAX and BAC. And BH3 family proteins, PUMA, NOXA, they activate DAX and BAC. DAX and BAC बहुत important है for pore formation in mitochondrial membrane, which causes mitochondrial outer membrane permeabilization, जिसके वजह से साइटोक्रोम सी रिलीज होता है साइटोसोल में। साइटोक्रोम सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रिंगिंग कन्फर्मेशनल चेंज इन अडेप्टर प्रोटीन, जिसे हम APAF कहते हैं, which is apoptosis protease associating factor. APAF1 में ओलिगोमराइजेशन होता है एंड इट इंटरेक्ट विद साइटोक्रोम सी, जिससे कि इसके कैस्पेस रिक्रूटिंग डोमेन एक्टिवेट होते हैं। 7 such oligomerized complex apoptosome बॉडी बनाते हैं, जिससे कि कैस्पेस रिक्रूटिंग डोमेन एक्टिव हो जाते हैं। एंड कैस्पेस रिक्रूटिंग डोमेन जब एक्टिव होते हैं तो वो रिक्रूट करते हैं प्रोकैस्पेसेस को। जब प्रोकैस्पेस 9 रिक्रूट होता है तो वो डायमराइज होकर इनिशिएटर एक्टिव कैस्पेस बनाता है कैस्पेस 9, एंड कैस्पेस 9 by cleavage active करता है effector caspases को caspase 3, 6 and 7, which induces apoptosis. Apoptosis is marked by cell shrinkage, pycnosis, karyohexis, formation of apoptotic bodies, and no inflammatory response. So this is the apoptosis process, which is needed not only for cell death but also for survival and development. You can see here all what we have studied till now. We studied about what is apoptosis, what are the morphological changes associated with apoptosis, chemical changes associated with apoptosis, difference between apoptosis and necrosis, mechanism of apoptosis, what are caspases, what type of caspases, initiator and effector caspases, what are adapter proteins, type of apoptotic pathway, extrinsic and intrinsic apoptotic pathway, mechanism of the extrinsic apoptotic pathway, involvement of initiator and effector caspases,
and FADD, which is an adaptive protein, fast associated protein with that domain. Intrinsic apoptotic pathway marked by two hallmark changes: mitochondrial outer membrane permeabilization and cytochrome C release. Apoptotic factor family, pro-apoptotic factor, BH3 and BH123 family, and anti-apoptotic family, BCL2 family. Involvement of BAX and BAC in mitochondrial outer membrane permeabilization, which are pore-forming proteins. And finally, intrinsic apoptotic pathway. Thank you.